हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 69 बीपीएससी आपको पता है 38 सितंबर को होने वाला है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पता ही है। 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। साइंस 2 घंटे की वीडियो है, बिहार स्पेशल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। 68 से लेके 56 टू 59 यानी टोटल 8 to 9 पेपर डिस्कस कर रहे हैं। साइंस, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री में तीनों, साइंस में तीनों। साइंस में देखो, साइंस में आपको 2 वीडियो मिलेंगे। एक 2 आवर के वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको 67 तक बीपीएससी का है, एक अलग वीडियो मिलेगी 68 तक का है। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अब कौन सा वीडियो बचा होगा? एक ज्योग्राफी बचा होगा, एक इकोनॉमिक्स बचा होगा। इस वीडियो में हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटों का वीडियो होगा। पॉलिटी में रिलेटिवली कम क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है साइंस, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री मेजर चंक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पॉलिटी हमें डिस्कस करना है। पॉलिटी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों डिटेल में डिस्कस करेंगे? ताकि हम अगर थोड़ा कम भी पढ़े हैं ना तो रिवाइज हो जाए। पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि रिवीजन आप इस पे ज़्यादा फोकस करो। इस पे प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो देख लेते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि लिंक करके टॉपिक भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एक मिनट में आपको बता दूं कि हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे, आप आराम से देख सकते हो। 50% ऑफ है कल तक, 7 सितंबर तक 50% ऑफ है। आप नंबर है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी नंबर है, आप मैसेज कर लेना और जो भी हो आप बता देना। डेमो वीडियो देखना, डेमो पीडीएफ देखना, उसके बाद आप लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा हुआ था मैथ्स वाले सेक्शन। मैथ्स का 10 क्वेश्चन आता था है ना, उसमें पूछे हुआ था। ये मैथ्स के सेक्शन तो देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन जो मैथ्स के 10 क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से भी ऐसा पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल वर्ड। एक्चुअली ये कुछ नहीं पूछा है, जो प्रेसिडेंस होता है ना वो पूछा है कि कौन पहले आते हैं कौन बाद आते हैं। जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ भारत में जो टेबल आता है प्रेसिडेंट, सबसे पहले नंबर पे आता है प्रेसिडेंट साहब। क्लियर? सबसे पहले नंबर पे आता है प्रेसिडेंट साहब। सेकेंड नंबर पे आता है वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड नंबर पे आता है प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ नंबर पे आता है गवर्नर ऑफ स्टेट। ध्यान देना, गवर्नर ऑफ स्टेट अपने स्टेट में, राज्यपाल अपने स्टेट में, उनका पावर अपने स्टेट में, वो फोर्थ नंबर पे आएगा। उसके बाद अगर फिफ्थ नंबर की बात करें, फिफ्थ नंबर में आ जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर प्रेसिडेंट, ध्यान रखो, पहले पे प्रेसिडेंट, सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर राज्यपाल अपने स्टेट में, पांचवें नंबर पे है फॉर्मर प्रेसिडेंट, और उसके बाद हो जाता है 5A पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देखो एज सच कोई पोस्ट नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 6 नंबर पे क्या आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा। ध्यान देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर। स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक, अब हम देख लेते हैं, इतने से काम चले जाएगा। अगर इस सेकेंड नंबर पे ये है पहला, पहले हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे, कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट। फिर फोर्थ नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे थर्ड नंबर पे फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद अब देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी नीचे आते हैं, लेकिन स्पीकर देख रहे हो, स्पीकर बहुत पहले आते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको, स्पीकर पहले आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीचे आते हैं। तो आप अगर स्पीकर को देखा जाए वो पहले आएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीचे आएगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर? 6 में देख लिए, 7 भी देख लिए। 7th नंबर, 7th प्रेसिडेंस पे कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। तो आप देख रहे हो जो स्पीकर होते हैं इवन वो कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो यूनियन के होंगे वो। उसके अलावा 7वें में ही चीफ मिनिस्टर होंगे अपने अपने स्टेट में। उसके अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, वो तीसरे नंबर पे नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन। उसके बाद फॉर्मर पीएम। उसका लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, इतना देख लिया। ये पीडीएफ ही मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट लेवल डज ए पंचायत समिति ऑपरेटेड ए पंचायत राज स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझ लो, पंचायती राज स्ट्रक्चर थर्ड टीयर का पार्ट है, थर्ड टीयर, ये हमें पता है। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए, इवन ये डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी दिया हुआ है। गांधी जी, देखो महात्मा गांधी भी बहुत ज़्यादा बात करते थे पंचायती राज स्ट्रक्चर में। तो हमारे देश में पंचायती राज आया कब, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। कितना लेयर था इसमें, 3 टीयर स्ट्रक्चर है, 3 टीयर स्ट्रक्चर। 3 टीयर स्ट्रक्चर के बारे में किन्होंने बात की थी, बलवंत राय मेहता साहब ने बात की। ये कमेटी एक इस्टाब्लिश की गई थी 1957 में। उसके अलावा एक है अशोक मेहता, अशोक मेहता ने 2 टीयर स्ट्रक्चर की बात की, याद रखिए 2 टीयर। बलवंत राय मेहता 3 टीयर। बलवंत राय मेहता ने देखो जो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, ये भी बलवंत राय मेहता जी के रिकमेंडेशन के बाद आया था। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद आया था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इस पे ही क्वेश्चन आया था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस अगले साल 1953 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्होंने 3 टीयर स्ट्रक्चर की बात की थी। इसीलिए अभी भी जो नया आया था, नया कब आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें भी 3 टीयर आया। 3 टीयर में कौन कौन टीयर है, ध्यान रखिए। पहला सबसे ऊपर वाला टीयर है जिसको हम बोलते हैं जिला, जिला वाला, जिला परिषद। जिला परिषद यानी किस लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इससे नीचे आते हैं तो ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल को हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति नाम से पता है, कई सारे पंचायत को मिलके सबसे लोएस्ट लेवल आते हैं उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज लेवल है। जैसे मेरे यहाँ पे क्या है, 5 गांव मिला के एक ग्राम पंचायत बनते हैं। लेकिन कुछ गांव जो बड़ा होता है साइज में, उसमें एक ही गांव में एक पंचायत हो जाता है। और कुछ गांव इतना बड़ा है, उस पूरे गांव में 2-3 पंचायत है। तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितना है, उस बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। तो जो पंचायत समिति है किस लेवल पे, ब्लॉक लेवल बॉडी है, ब्लॉक लेवल बॉडी है, ठीक है। अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, 2 कमेटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा और कुछ और डिस्कस करते हैं जिसपे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा। देखो कुछ और कमेटी है, एक है हनुमंत राव कमेटी, ये आया था। देखो ये सबसे पहले आया था 1957 में। ये अशोक मेहता कमेटी 1977 के अप्रॉक्स आया था, यानी 2nd नंबर पे ये आया था। इसके बाद कुछ और कमेटी है, हनुमंत राव मेहता कमेटी, हनुमंत राव कमेटी, ये 1983 में आया था। उसके बाद एक कमेटी है GVK राव, ये भी कमेटी है। उसके बाद आया था LM सिंघवी कमेटी। उसके बाद आया था सरकारिया, भी कुछ बात किया था इस पर। सरकारिया जनरली, सरकारिया सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। सरकारिया 1983 में बैठाया गया था, बट रिपोर्ट कब दिया था, 1988 के आसपास, 1987-88 के आसपास। उसके बाद एक कमेटी और आई थी, PK थुंगन कमेटी है। उसके बाद एक है हरलाल सिंह। अब कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। GVK राव क्या बोले थे, उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट को आप बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग रखते हैं। क्या बोले, डिस्ट्रिक्ट को बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग रखते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, LM सिंघवी ने क्या बोला कि भाई आप फाइनेंशियल पावर ज़्यादा दो, फाइनेंशियल पावर ज़्यादा दो पंचायत को। और दूसरा क्या बोला कि भाई आप दो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये हो गया। उसके बाद अब क्या रखना है, सबसे पहले पंचायत पे बात हुई 64th आया 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के समय, जो कि इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, राजीव गांधी सरकार के द्वारा, राजीव गांधी, ठीक है ना। लेकिन ये बिल तो आ गया था, लोकसभा में पास हो गया, बट राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद कब आया था, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आप देखिए,
पार्ट कौन सा है पंचायती राज के लिए? पार्ट 9 है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। पार्ट 9A है म्युनिसिपल यानी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। अब शेड्यूल याद करिए, 11th शेड्यूल में 29 फंक्शन दिया हुआ। कितने फंक्शन दिया है? 29 फंक्शन दिया है। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। 12th शेड्यूल में 18 फंक्शन दिया हुआ है, ये अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है। कितने से रिलेटेड है? अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, इतना याद रख सकते हो। एक और पॉइंट है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा। देखो 243C का सब क्लॉज 2 है, ये बोलता है डायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोलता है? डायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद 243D ये बोलता है कि 1/3 जो सीट है वो किसके लिए होगा? वुमेन के लिए रिजर्व होगा। लेकिन बिहार में कितना प्रतिशत सीट रिजर्व है? 50%। ये कब से आया? 2006 के इलेक्शन से आया। कब से आया? 2006 के इलेक्शन से आया। इतना हम लोग याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो 11th शेड्यूल में 29 फंक्शन है, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 243G में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? 243G। और 74th में क्या दिया हुआ है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक बोला है कि एक अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी। अब देखो दो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लेते। एक चोला बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें चोला एरा जहाँ पे असेंबली की बात की थी। असेंबली यानी पंचायत की बात कर रहे थे वो लोग। उसके अलावा एक रिपन है, लॉर्ड रिपन, जो जिसको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोल दिया। रिपन के बारे में एक और एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, रिपन से याद रखना कि रिपन के समय में 1881 में क्या शुरू हुआ? सेंसस, फाइनल सेंसस शुरू हुआ। उससे पहले 1872 में एक छोटा सा शुरू हुआ था, छोटे एरिया में। ये मायो के समय में। मायो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मायो को पठान्स लोगों ने एसासिनेट किया था इन अंडमान। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन ठीक है। और पंचायत बनाया जाएगा, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होगा। मतलब उस पंचायत नहीं, फाइनेंशियल कमेटी, स्टेट फाइनेंस कमेटी, और उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये मैंने आपको बता ही दिया, बताने की जरूरत नहीं। फर्स्ट प्रोग्राम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया कब था? ये भी हमें पता है कि आया था 1952 में। आया था 1952 में। अब बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही आया था। और पहला काम आया था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, 1953 में। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेटिव, आंसर तो हमें पता चल गया, 1953 में आया था। कोऑपरेटिव में देखो सबसे पहले पार्ट 9B में क्या लिखा है? पार्ट 9B में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को, दिया जाएगा। और उसके अलावा पार्ट 9B कब है? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। उसके अलावा फंडामेंटल राइट में भी बदलाव किए गए हैं। आर्टिकल 19 है, उसमें एक लिखा हुआ ना कि असेंबली वगैरह बना सकते हैं, तो उसमें कोऑपरेटिव्स को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में तो पता ही है, 1978 के अप्रॉक्स आया था और ये फाइनल हुआ, मतलब काम करने लगा 1980 में, कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना रूरल डेवलपमेंट में, उनका विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ इज इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बोरोड। देखो आर्टिकल 14 में 2 पॉइंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है, ब्रिटेन से। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ हमने यूएसए से लिया है। ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये आर्टिकल 14 किस में आता है? फंडामेंटल राइट में आता है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, ये हम सबको पता है, यानी ब्रिटेन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। और देखो यूएसए से क्या क्या लिया गया, ध्यान रखना है। यूएसए 2 चीज़ करता है,
एक तो रिमूवल करता है, बहुत सारे जो ऑफिस का रिमूवल है वो यूएसए से है, आप याद रख लेना है, ठीक है। कई चीज़ का मैंने आप लोग को बताया है कि जो भी पॉइंट सेंटर को स्ट्रांग बना रहा है वो कनाडा से आ रहा है, ठीक है। जो भी पॉइंट स्टेट को स्ट्रांग बना रहा है, राज्य को स्ट्रांग बना रहा है, वो यूएसए से आ रहा है। और रिमूवल वाला प्रोसेस यूएसए से आ रहा है। और फ्रांस से तो आपको पता है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जर्मनी से आपको पता है इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट, ध्वस्त, ये सब बातें। अब अगला क्वेश्चन है, आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट करके। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखना है आप लोग को। पहला देखो, इसमें आप भले ही टाइम लगा रहे हो ना, टाइम लगा के लेकिन बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, आपका रिवाइज हो रहा है। कई चीज़ें देखो यहाँ पे मैं सीधा आंसर नहीं बता रहा हूँ, 2 साल 11 मिनट आ रहा हूँ, हमें पता है। बट समझिए, सबसे पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946, ये याद रखना, आप लोग नवंबर कर देते हैं। सेकेंड मीटिंग हुई, मतलब पहली बार मीटिंग हुई, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? प्रेसिडेंट थे। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, ओल्डेस्ट मेंबर, ठीक है। सेम यही प्रथा कहाँ पे अपनाया जाता है पता है? हमारे स्पीकर वाले पोस्ट में। स्पीकर में शुरुआत में स्पीकर की 2-3 दिन के लिए किसी और को बनाया जाता है जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं। फिर बनाया जाता है जैसे ओम बिरला साहब, 2-3 दिन बाद इनको बनाया गया था, ठीक है। तब तक और कुछ काम हो जाते हैं। 11 दिसंबर को बनाया गया, किनको? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। किनको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को। देखो 8 जो मेजर कमेटी थी, उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमेटी थी ना, इसमें 2 कमेटी के हेड थे, एक रूल्स, एक स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे, 2 कमेटी के हेड हो गए। उसके अलावा 13 दिसंबर की बात है, 23 दिसंबर, इसमें 1946 में इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। अब सिंपल समझो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किन के द्वारा लाया गया? ये लाया गया जवाहरलाल नेहरू। और 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कर दिया, हरी झंडी दिखा दिया। 2 साल 11 मिनट 18 दिन। अब 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान बन के तैयार। क्या हुआ? तैयार है। क्या रेडी सब पे इफेक्ट हो गया? नहीं। ये इफेक्ट कब हुआ? 26 जन 1950 से। 26 जन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 20 साल पहले चलते हैं, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है ना, जहाँ पे हमने क्या मांग की थी? हमने मांग की थी पूर्ण स्वराज की, कि भाई अब तो हमको कम चाहिए ही नहीं, पूर्ण स्वराज। और ये एक्चुअली दिसंबर में होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, ये रवि रिवर के किनारे। और हमने बोल दिया था कि अब हमें चाहिए पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज। और देखो स्वराज शब्द का पहली बार यूज किन्होंने किया? स्वराज शब्द का पहली बार किस प्रेसिडेंट ने यूज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के? दादा भाई नौरोजी में, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर चुने गए थे। उसके अलावा उनको बोला जाता है कि ये तो एम्बेसडर थे, इंडिया के एम्बेसडर थे जो कि वहाँ रहते थे, ठीक है। उसके बाद हम अनऑफिशियल एम्बेसडर उनको बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ग्रैंड ओल्ड वुमेन बोला जाए तो अरुणा असफ अली के बारे में जाना, उनका पहले अरुणा गांगुली नाम था उनका, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। पूर्ण स्वराज की बात की थी ये 1929 में। और यह इसी मीटिंग में एक बात की गई थी कि अगले साल से हम लोग 26 जैन को अपना क्या बनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो हमारे लिए दिन इम्पोर्टेंट था, तो हमने यही दिन टेप दिया यहाँ पे कि 26 जन। जब इतना टाइम लग ही गया है तो 2 महीने और रुक जाते हैं, इम्पोर्टेंट दिन तो मिल जाएगा, हमारे हिस्ट्री से जुड़ा दिन तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना पहला रिपब्लिक डे बनाया और हमारा कानून लागू हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मई 1949 को क्या हुआ? इंडिया ने कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को रेटिफाई किया, कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब मान लो हमारा आज़ादी तो हो गया, बीच में ही आज़ादी हो गया था ना हम लोग 15 अगस्त 1947। तो इससे पहले एटलीस्ट हमको मान लेते हैं हमारे पास अभी हमने
ना नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया है, ना नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया है, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट फ्लैग तो होना चाहिए ना। तो इससे पहले हमको फ्लैग तो अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई को 22 जुलाई 1947 को ही क्या कर लिया, फ्लैग अडॉप्ट कर लिया। क्या किया, फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग। उसके बाद जब हमारा संविधान बन के बिल्कुल तैयार हो गया था, अडॉप्ट इफेक्ट में आना था, उससे 2 दिन पहले मिलते हैं, 26 जनवरी को मिलते हैं। इसमें 3 करते हैं, नेशनल एंथम, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाते हैं, अपना पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को, और थर्ड चीज़ क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन इसी में होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किसने भी थी, कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। 3 लोग थे, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। लॉरेंस इसके हेड थे, ठीक है, 3 मेंबर थे ना, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, लॉरेंस हेड थे, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, स्टेट की बात करें तो सबसे पहले स्टेट में, जैसे बिहार की बात करें तो सबसे 2 चीज़ें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिर्फ 6 स्टेट ऐसा है जिनके पास अपना विधान परिषद है। बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर कितने हैं, 243। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना मेंबर है, 75। लोकसभा में कितने मेंबर है, 40। राज्यसभा में कितने मेंबर है, 16। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे सेंटर का और स्टेट का, अपने असेंबली के प्रति वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। किसके प्रति, सेंटर, अपना जो असेंबली के प्रति। तो अगर सेंटर की बात करें तो लोकसभा के प्रति, राज्य की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। क्लियर, आर्टिकल 164 में डायरेक्टली पॉइंट भी लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, consider the following statement, in the post 73rd constitutional amendment era there has to be decentralization। मतलब कि 73rd constitutional amendment एक्ट के बाद किस किस चीज़ में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ध्यान रखना। पहला, डिसीजन मेकिंग पावर, हाँ भाई हमें लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा सा नीचे खिसकाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 73rd constitutional amendment एक्ट में। सेकेंड, सिस्टम एज ए होल, इसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन है। जुडिशियल पावर पंचायत को दिया गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंशियल पावर दिया गया, जुडिशियल पावर थोड़ी, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया, जुडिशियल तो सोचना भी मत। तो 3 ऑप्शन में तो होगा ही नहीं, तो आंसर ये और ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर सीधे सीधे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया, सिस्टम एज ए होल दिया, डिसीजन मेकिंग पावर मिला, लेकिन ये नहीं मिला। क्लियर, और इसके बारे में हम तो सारा डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आते हैं ये बताइए। देखो सबसे पहले राज्यसभा में कितने मेंबर है, 245। इसमें से 233 कहाँ से आते हैं, डायरेक्टली राज्य से आते हैं, राज्य। इसमें से जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, 31 आते हैं यूपी से, बिहार से भी कितना आता है, 16 आता है, ठीक है। कोई मेंबर अगर चुना गया ना, वो मेंबर चुना गया तो मेंबर कितने साल के लिए मैक्सिमम रख सकता है, 6 साल के लिए रख सकता है। और एक और चीज़, और 12 मेंबर क्या होता है, नॉमिनेटेड होते हैं। क्या होता है, नॉमिनेटेड। आप याद रखें, ये जो 12 नंबर नॉमिनेटेड होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करते हैं, हाँ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या प्रेसिडेंट का जब बात आती है इम्पीचमेंट की, आर्टिकल 60 में इम्पीचमेंट दिया था, क्या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आता है, मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितने मेंबर, 12 मेंबर, करेक्ट है। मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन, बिल्कुल भी नहीं, हटाइए इसको। मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखो हम तो डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर को नहीं चुनते, बट हम जिनको चुनते हैं, मान लो विधायक को चुने, विधायक वहाँ पे अपने यहाँ से राज्यसभा के मेंबर चुना और वही तो भेज देता है, यानी ये करेक्ट होगा।
तो ए और सी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 4, मोर देन वन एबव। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एक चीज तो आपको पता है ना, संजय कलोल साहब जो थे, संजय साहब जो बिहार के चीफ जस्टिस थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज जा चुके हैं। ये तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता है। चलिए, ये कोलिजियन सिस्टम का मतलब है, एक होता है चीफ जस्टिस, उनके बाद जो 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल रोल होता है किसी भी जज के अपॉइंटमेंट करने में। जैसे संजय करोल साहब का जो अपॉइंटमेंट हुआ होगा ना, उन 4 में से अगर 2 भी बोल देते ना कि नहीं इनको नहीं आना चाहिए, तो नहीं आते, समझ। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के पास कोलिजियन सिस्टम होता है। एपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट से कोई मैटर अपील के थ्रू जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ये हो सकता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब है कि कोई केस आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओरिजिनल का मतलब एक्सक्लूसिव नहीं होता। ओरिजिनल का मतलब जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है। क्लियर ना? लेकिन अगर बात करें 2 स्टेट के बीच झगड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो उसको अगर 2 स्टेट के बीच झगड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव बोलेंगे। ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर सिंपल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो इसको हम ओरिजिनल बोलेंगे। मतलब ओरिजिनल डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एज वाला मैं एक साथ ही सबको बता देता हूँ कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मिनिमम एज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, मतलब इलेक्शन खड़ा होने के लिए कितना चाहिए? ध्यान देंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन तीनों का एक है, 35। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, जो लोअर हाउस है ना, चाहे राज्य का लोअर हाउस या देश का लोअर हाउस, इसका है 25। अपर हाउस का थोड़ा यार अपर है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा दोनों का है 30। प्राइम मिनिस्टर का एज क्या होगा ये आपको बताना है, मैं बता ही देता हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से गए हैं तो उनका एज होना चाहिए 25, अगर लोकसभा से गए हैं। राज्यसभा से आए हैं लाइक मनमोहन जी, ये राज्यसभा था, उनका मिनिमम 30 होना चाहिए था। क्लियर? और लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कम है, ये 21 साल। अब एक और चीज, वोटिंग एज कितना है? 18। क्या ये बहुत समय से 18? नहीं। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, तब से क्या है? 18 साल। उससे पहले क्या था? 21 साल था। क्लियर? तो सब कुछ आप सारा एज वाला फैक्टर समझिए। आप देखो 68 के जितने क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए, डिटेल में काफ़ी किए हैं। आपको जैसा भी लगा आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अब हम डिस्कस करते हैं 67 जो री एग्जाम हुआ था 38 सितंबर को 2022 को। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा? लोकसभा में कितने सेशन होते हैं? मिनिमम जनरली 3 सेशन होते हैं। तीनों का नाम क्या है? तीनों का नाम है बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ऐसा दिया गया है कि देखो 2 सेशन के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? रिसेस। ऐसा दिया गया है कि मैक्सिमम रिसेस कितने महीने का हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। कितना महीने का? 6 महीने का हो सकता है। और आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया। पार्लियामेंट में कितने चीज़ होते हैं? 3 चीज़ होते हैं, लोकसभा, लोअर हाउस, राज्यसभा, अपर हाउस और प्रेसिडेंट, तीनों चीज़ होते हैं। जब भी इसलिए दोनों बिल के पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा सभा से पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट साहब के पास असेंट के लिए जाना ही होगा, समझ ना। और आर्टिकल 83 में लिखा हुआ ड्यूरेशन, ठीक है ना, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, लॉ कमीशन कैसी बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये इवन स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसको इस्टाब्लिश करती रहती है। पहली बार इंडिया में इस्टाब्लिश किया गया था 1834 में। उस समय हेड कौन था? थॉमस मैकुले, पता है ना, थॉमस मैकुले।
और एजुकेशन के बारे में मैकुले ने माइन्यूट दी थी, आपको पता है 1835 के अप्रॉक्स। उस समय वेंटिक वेंटिक था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया वाला बना था ना 1833 के एक्ट में, जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833, उसमें पोस्ट चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। तो इस पहले लॉ कमीशन जो बनाया गया था 1955 में, इसके हेड कौन थे? MC स्टैलवेट, ठीक है। और सेकंड जो ये अय्यर थे ना, सेकंड में कमीशन में हेड थे, और कपूर थे वो थर्ड। इसी तरह याद नहीं रखना है, हो गया, पहले ही पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ वन नेशन वन इलेक्शन, अभी भी बात चली इस पे, इसको कई जगह पे साइमल्टेनियस इलेक्शन भी बोलते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। तो आपको बताना है इसमें से किस किस आर्टिकल में फेरबदल करना होगा। तो देखो 83rd आर्टिकल में भी तो फेरबदल करना ही होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि लोकसभा में 5 साल टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए लोकसभा को भी पहले थोड़ा इलेक्शन करवा लिया जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके अलावा आर्टिकल 85 क्या करता है? आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट साहब को पावर देता है कि वो लोकसभा को क्या कर ले? डिसॉल्व कर ले। क्या कर ले? डिसॉल्व कर ले। उसके अलावा आर्टिकल 172 क्या करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 ईयर। लेकिन आपको अगर ऐसा साथ में इलेक्शन करवाना है तो किसी न किसी असेंबली को तो कम टाइम देना ही होगा ना। उसके अलावा आर्टिकल 356 तो हमें पता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, प्रेसिडेंट रूल। तो इस सब में बदलाव हुआ, तो आंसर क्या होगा? मोर देन 1 ऑफ। अगला, पंचायती राज सिस्टम, व्हिच स्टेट डज नॉट हैव ए पंचायती राज सिस्टम। देखो सब स्टेट में है, 3 स्टेट को छोड़ दो। पहला है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। और यूटी में भी दिल्ली में नहीं है। क्या है? दिल्ली में नहीं, बाकी सारे यूटी में। नागालैंड ये भी आंसर में होगा, मेघालय में भी और मिजोरम में भी। तो आंसर क्या होगा? मोर देन 1। द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, फॉर द लोकसभा इज डन बाय द डेलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है ना, ये डेलिमिटेशन एक्ट इस्टाब्लिश करेगा आफ्टर एवरी सेंसस। तो 82 में दिया हुआ है सेंटर के बारे में, 170 में दिया हुआ है राज्य के बारे में, ठीक है। और डेलिमिटेशन एक्ट के हिसाब से स्टेट को टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, याद रखिए। तो इसमें बोला है कि फ्रीज कब तक किया गया है? 2026 तक, ठीक है। कब कब डेलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश किया गया था? 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया 1976 में, तब से ही फ्रोज किया हुआ है, ठीक है ना। और अभी जो हम लोग पॉपुलेशन ले रहे हैं, किस लेवल पे ले रहे हैं? 1971 के लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहले प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट, करेक्ट बात है। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। उसके बाद इसके पास सिविल कोर्ट का भी पावर है, फेडरल कोर्ट का भी पावर है, तो सबके सब करेक्ट है, मोर देन 1 है। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पंचायत, मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन जो पंचायत का होता है उसको रिव्यू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन। क्या कहती है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है भाई? जैसे आपने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 280 में दिया हो, उसमें आप बोलते हो कि वो जो टैक्सेस कलेक्ट होता है ना उसको बांटता है, किस रेशियो में सेंटर और स्टेट में बटाएगा। और फिर स्टेट में एक बार जैसे मान लो ऐसा मान लिया गया कि 41% आ जाएगा सेंटर के पास या 42%, सॉरी 41-42% राज्यों के पास चला जाएगा, बाकी सेंटर के पास। तो जो राज्य के पास में है तो क्या उसमें बराबर बराबर बांटना? नहीं, उसमें भी परसेंटेज या हिस्सादारी करना होगा। ये भी सब फाइनेंस कमीशन करता है।
फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में दिया हुआ है, बट स्टेट फाइनेंस कमीशन में आर्टिकल किस में दिया हुआ है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 243I में दिया हुआ है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अगर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए देखा जाए तो 243Y में दिया है। कब किस में दिया है, 243Y में। ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, देखो ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हार्मोनियस लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबके सब ऑप्शन करेक्ट है। न देखो ये ऐसे ऑप्शन आपको करेक्ट वो नहीं होते, इनकरेक्ट नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्टोरल कलेक्ट ऑफ 16th वाइस प्रेसिडेंट से। देखो वाइस प्रेसिडेंट साहब का जब इलेक्शन की बात होते हैं ना तो उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों के ओनली इलेक्टेड मेंबर। बट जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है तो लोकसभा और राज्यसभा के बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड में, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, ये ध्यान रखना, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर। तो टोटल मेंबर क्या है, लोकसभा में कितने हैं 543, राज्यसभा में कितने हैं 245, ऐड करो 8 8 8 7 तो 788। The Indian president is eligible for re-election for how many times, any number of times। और 5, देखो कुछ इनमें क्वालिटी होनी चाहिए, 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। उसके अलावा कितने बार री इलेक्शन कर सकते हैं ये तो पता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अलावा ये डिफ़ॉल्ट मतलब हम ऐसा बोल सकते दिवालिया नहीं घोषित होने चाहिए या मेंटली अनस्टेबल नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो लोकसभा के इलेक्शन के मेंबर के लिए जो क्वालिटी होती है वो भी क्वालिटी में होना चाहिए, और राज्यसभा में के मेंबर में जो क्वालिटी होती है वो होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट साहब, याद रखिए। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब कहाँ पे जाते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के पोस्ट पे जाते हैं, क्लियर। तो एनी नंबर ऑफ टाइम। बट अगर बात करें प्रेसिडेंट, भारत रिपब्लिक ऑफ भारत है, आपको पता है जो प्रेसिडेंट यूएसए में होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार बन सकते हैं, 2 बार, वो भी 4-4 साल के लिए। अगला क्या है, भंडारी कमेटी किससे रिलेटेड है, भंडारी जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, ये यहाँ पे मुझे नहीं कराना चाहिए था, ये क्वेश्चन मुझे इकोनॉमिक्स में कराना था। रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड है, रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड है। ये कमेटी आया था 1994 में, कब आया था 1994 में। आगे ये रीजनल रूरल बैंक के रीस्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब देखो हमने 2 पेपर डिस्कस कर लिया, 68 हो गया, 67 का री हो गया, तो इतना तक आपने कवर कर लिया है, तो आप 25% टास्क कवर कर चुके हैं, ठीक है। कमेंट में लिखिए कि आपने 25% टास्क कवर कर लिया। टोटल 8-9 पेपर है, ऑलरेडी 2 कर लिए, और क्योंकि इसमें हम देखो काफ़ी पंचायती राज के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए, तो पंचायती राज के बारे में अब कहीं पे क्वेश्चन आएगा ना तो उतना डिटेल में हमको डिस्कस नहीं करना है। एज से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। अगर ऐसा आया जैसे हो सकता है इसमें हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस कर ले, किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा ना पार्लियामेंट वाले में काफ़ी डिटेल में 5-7-10 मिनट में लगा के काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी बनेगा। और वो एक क्वेश्चन मैंने पंचायती राज का बनाया ना, एक क्वेश्चन मान लो उसमें से आएगा, वो 5-7 मिनट का डिस्कशन बनेगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं 67 का 8 मई को जो पेपर हुआ था वो वाला। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्लियामेंट्री कमेटी। आपको पता है पार्लियामेंट में कई सारी कमेटी होती है, और उसमें जो मेंबर बनते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो मेंबर चुना के जाते हैं, चाहे 10 मेंबर हो या 15 मेंबर हो, उस मेंबर में मिनिस्टर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कोई भी मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव का मेंबर बन चुका है, मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव का मेंबर पार्ट बन चुका है, ये नहीं पार्टिसिपेट करते। पार्लियामेंट्री कमेटी 1 ईयर के लिए बनती है, और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना उसमें टोटल 15 मेंबर है। इसको हम बोलते हैं कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है ना। जो पावर को डेलीगेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव को कौन सा रेगुलेट किया जाए, रेगुलेशन किया जाए, इस सबसे रिलेटेड है। और भी कई सारी कमेटी होती है, लाइक एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है,
जो CAG जो मैटर होता है ना, CAG जो रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को ये देखता है ध्यान से, ठीक है। उसके बाद एस्टीमेट्स कमेटी है, एस्टीमेट्स कमेटी, इस कमेटी के बारे में बोला जाता है। क्या आप बता सकते हो सबसे ज़्यादा मेंबर किस कमेटी में, सबसे ज़्यादा मेंबर किस कमेटी में? एक है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। एक चीज़ मैं और चीज़ बताता हूँ, देखो कमेटी में जितने लोग बनेंगे ना, कमेटी का चेयरमैन उन्हीं लोगों में से चुना जाएगा। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कमेटी में जैसे लोकसभा में बन रहा है, इसमें 15 मेंबर है, राज्यसभा में 15 मेंबर है, तो लोकसभा में एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो अगर 15 लोगों चुना गया ना, 15 लोग में डिप्टी स्पीकर अगर आ गए ना, तो डिप्टी स्पीकर अपने आप उस ग्रुप का चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर नहीं आया ना, तो स्पीकर का मर्जी है कि वो 15 में से किसी को चेयरमैन बना सकता है। क्या मैंने क्या बोला? स्पीकर की मर्जी है कि उस 15 में से किसी को चेयरमैन बना सकता है। यही राज्यसभा में चलता है, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, जिसको मन करेगा वो उसको चेयरमैन। ठीक है, आगे आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? सूट्स और प्रोसीडिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? सूट्स। क्योंकि अटॉर्नी जनरल के बारे में तो हमने याद रखा है, आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी मीटिंग में जाके बैठ सकता है, डिस्कशन कर सकते, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट क्या ये वोट कर सकते हैं? नहीं, वोट नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। क्या होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ये भी ध्यान रखना है आप लोग, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। आर्टिकल 76 में दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर यही राज्य की बात करें तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो सूट्स एंड प्रोसीडिंग किससे रिलेटेड है? सूट्स एंड प्रोसीडिंग रिलेटेड है आर्टिकल 300 से रिलेटेड है। ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, जब भी ये आप मुझे बताओ, ये जो पॉइंट होगा ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, एक स्टेट से दूसरे लिस्ट में, ये किस लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट? ये यूनियन लिस्ट में ही आएगा। अगला जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज क्या है? किस प्रोसेस, किस बात पे डिपेंड करता है? एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और तो ये कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो इसलिए आंसर हो जाएगा मोर देन वन एबव। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लोकायुक्ता, लोकपाल लोकायुक्त, तो आपको पता है ये करंट अफेयर्स का था, ये महाराष्ट्र में आया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या है? ये काफी टफ क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाय A.S. आनंद इन लेट 1919? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये नहीं याद कर सकते। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 11 शेड्यूल? 11 शेड्यूल में कितना फंक्शन दिया है? 29 फंक्शन दिया है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। अब देखो किस किस कौन कौन से पार्ट इसमें नहीं हो सकते? लाइब्रेरीज हो सकता है, फ्यूल एंड फोडर हो सकता है, टेक्निकल ट्रेनिंग हो सकता है, रूरल स्पोर्ट्स क्या हो सकता है? नहीं, रूरल स्पोर्ट्स इसका पार्ट नहीं था। 11 जो 29 फंक्शन दिया है ना, उसमें ये नहीं दिया है, ठीक है नहीं, मतलब ये आप थोड़ा गेस भी कर सकते थे। अब याद रखें, हाउ मेनी नंबर्स demand of for grant are put before the parliament as a part of annual budget in the pursuance of the article 13? ये भी करंट अफेयर्स का, ठीक है ना, ये भी करंट अफेयर्स का, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ये 104 है इसका आंसर। नेशनल एक्सटेंशन से भी देखो रिपीट हुआ है ना, मैंने जो आपको बताया। अब देखिए, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन? देखो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में को पता है कि कुछ पोस्ट, जैसे अगर मान लो बिहार की बात करते हैं, देखो
सबसे पहले बिहार में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना मेंबर है? 75 है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना मेंबर है? 243। ये एक प्रावधान है कि इसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं चाहिए। इसका 1/3 कितना है? 81 है, तो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल अभी कितने स्टेट है जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है? टोटल 6 स्टेट है। अब देखिए टोटल इसको 3 भाग में बांट दो, 1/3, 1/3, 1/3 भाग में बांट दो। 1/3 किनके द्वारा चुना जाएगा? जो एमएलए आपने चुना है ना उस राज्य का, उनके द्वारा चुना जाएगा। 1/3 और जो बचा उसमें उसको कौन करेंगे? जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल, वहाँ से चुना जाएगा। अब 1/3 जो बचा ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक है 1/6 और एक है 1/6। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक है 1/12, 1/12। ये जो होते हैं ना 1/12, ये किनके द्वारा चुना जाता है? ये टीचर्स के द्वारा। टीचर्स वोट देते हैं, टीचर्स लड़ते नहीं है, लड़ भी सकते हैं बट यहाँ पे वोट देने की बात करें। और 1/12 में कौन सिर्फ वोट देते हैं? जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट होते हैं वो वोट देते हैं। और 1/6 ये गवर्नर साहब के पास ये पावर होता है कि वो क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। वो जो नॉमिनेशन हो रहा था ना वहाँ पे राज्यसभा में 12 मेंबर का, उस नॉमिनेशन की बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, किस किस फील्ड के, चाहे कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस, साइंस, आर्ट्स, ये कर रहा है वो उस सब बात कर रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करें, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो अगला क्वेश्चन है ये रिपीट। हाँ चलिए, द स्प्लिट सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ये किससे रिलेटेड है? ये पॉलिसी और उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के से रिलेटेड है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, तो डिटेल में नहीं जाना है। स्प्लिट, ठीक है, मतलब सिंपल पहले पॉलिसी बनाया जाए। किसके द्वारा पॉलिसी बनाया जाए? विधायिका के द्वारा, यानी असेंबली के द्वारा या लोकसभा के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा। बट उसको इम्प्लीमेंट करने का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का। दोनों अलग अलग बॉडी है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फैक्ट इसमें आपको डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया? बिल्कुल भी नहीं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे भाई? हमारा आर्टिकल देखो, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये भी देख रहा है कि आर्टिकल में दिया है और यहाँ बोला कि स्टैट्यूटरी बॉडी। भाई कॉन्ट्राडिक्ट 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता। और हमें पता है आर्टिकल 240, इसलिए 1 गलत है। 1 गलत है तो ये वाला पॉइंट गया है। यानी हमें पता है 2 तो सही है, तो यानी या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये तो बाहर है। ठीक है, 2 सही है। अब हम देखना है 3 और 4। देखो, द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। देखो ये हम लोग को पता है कि जो भी चीज़ बनाई जाती है अधिकतर सब एडवाइजरी इन नेचर ही होती है, कोई भी बाइंडिंग नहीं होता है। और ठीक है, इतना क्लियर है। और करंट फाइनेंस कमीशन कौन है? ये एनके सिंह है। अभी 2020 से 25 तक के लिए है। ठीक है, 2020 हर 5 साल बाद इस्टेब्लिश किया जाता है। कितने साल बाद? 5 साल बाद। सबसे पहली बार 1951 में, 1950। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो 213 करेक्ट है, कोई दिक्कत। और फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है और रिपोर्ट शेयर करता है प्रेसिडेंट साहब को। एक चेयरमैन होते हैं और उसके अलावा 4 और मेंबर होते हैं। कई सारे काम होते हैं कि कैसे जो टैक्स कलेक्ट हुआ ना उसको सेंटर और स्टेट में डिवाइड करना, ये सब काम होता है। और भी कई काम होते हैं। अब आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट 40% पार्ट। ठीक है, 35 to 40, क्योंकि आप 3 से डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ 8। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे 66 BPSC। क्लियर? तो हमने 68 भी डिस्कस कर लिया, 67 का दोनों पेपर डिस्कस कर लिया। और आप थोड़ा सा पीठ अपने आप को थपथपाइए, क्योंकि बहुत 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 अच्छा आप देख रहे हो।
और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए अब हम 66 का डिस्कस करते हैं। ये एक क्वेश्चन छूट गया था, 68 बीपीएससी में पूछा था, विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपको पता ना कंज्यूमर डिस्प्यूट एक्ट, जो कंज्यूमर राइट एक्ट आया था 1986, तो कंज्यूमर को कोई दिक्कत होगा तो 3 लेवल है यहाँ पे, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ना, ये ऐसा नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही फोरम हो सकते, एक डिस्ट्रिक्ट में कई फोरम हो सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या हो सकता है, 1 करोड़ तक के केस को ले सकता है। तो ये 50 लाख वाला जो पॉइंट है ना, यही गलत है, ठीक है ना। आपसे नॉट करेक्ट पूछा तो यही गलत है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर स्टेट को लगा तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी वुमन, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन है, वन, ओनली वन, ठीक है। देखो तो ये अब हम आ गए 66 पे। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, अगर स्टेट की बात करें तो मिजोरम में है 94.4%। अगर बात करें यूटी का तो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या है, लक्षद्वीप में 94.8% है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो यूपी में कितना है, 0.6%। टोटल इंडिया में कितना है, टोटल इंडिया की बात करें तो 8.6% है, 88। अगर एससी कितना है इंडिया में, 16.6%। और इसीलिए जो लोकसभा का सीट का रिजर्वेशन है वो कितना कितना है, ये आप थोड़ा सा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एक्यूरेट। चलिए, और सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन अगर यहाँ परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम। वैसे टोटल कितना है, टोटल सबसे ज़्यादा कहाँ पे, एमपी में। उसके बाद कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। सेंसस 2011 में आया था, ये आपको पता ही है पिछली बार। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है ना, बाइनरी फॉर्म नहीं होगा, तो वहाँ पे कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। सबसे पहले स्विफ्ट डिसीजन, सही बात है। फ्लैक्सिबल, सही बात है। यूनिफॉर्मिटी लॉ, लेकिन लार्ज कंट्री के लिए सही नहीं होता ना, तो 3 गलत है स्टेटमेंट। अगला है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1952 में आया था, ये तो हम सबको पता है। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट होगा, हेल्पिंग विलेज इन प्लानिंग, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटी, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो मोर देन वन ऑफ द। आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी बन चुका है। अब टोटल नेशनल पार्टी है 6 नेशनल पार्टी है, ये आपको पता है, जिसमें कई सारी पार्टी का नेशनल पार्टी का दर्जा भी छीन लिया गया, जिसमें से एक पार्टी मेन पार्टी थी, आपको पता होगा, जो पंजाब की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस। अगला क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज नोन एज पोस्टमार्टम। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये अभी देखो, ये अभी हम 65 बीपीएससी का पेपर डिस्कस कर रहे थे, 66 में काफ़ी कम था, 65 डिस्कस कर रहे हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ मिक्स हो गया है पीपीटी बनाते वक्त, लेकिन सब क्वेश्चन है इसमें, 56 से 59 तक का सारा क्वेश्चन है। और चलिए, तो पोस्टमार्टम किसको बोलते हैं, सर्टियोरिंग। इसका होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपने इंफीरियर कोर्ट को क्या बोलती है कि ये जो तुम केस है वो किसी और को दो या मेरे पास भेज दो, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसको हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। और जो सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जो पावर होता है वो आर्टिकल 32 में है। हाई कोर्ट के पास पावर है वो 226 में है। 32 क्या है, यह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको बोलते हैं। ये इसको क्या बोला गया था, शोल बोला गया था, किसके द्वारा, हार्ट एंड सोल बोला गया था बाय BR अम्बेडकर साहब, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्किटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्ट। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, क्लियर। व्हाट इज द वर्जन ऑफ मशीन वीवीपैट जो कि यूज होता है वोटिंग में। देखो, जो ईवीएम के साथ है ना, वीवीपैट को लगाया जाता है, वीवीपैट।
एक एक समझ लो एक शीशा लगा होता है, एक मशीन ईवीएम से कनेक्ट होता है कि आप जिस बटन को दबाते हो ना वो यहाँ पे एक स्लिप में दिख जाएगा, ताकि बाद में कुछ सीट पे होता है ना कि फिर से रीटेस्ट करने के लिए कि ईवीएम में जो काउंटिंग हुआ है और वीवीपैट में जो पर्चा गिरा है क्या दोनों बराबर है, ये वीवीपैट। तो वीवीपैट का जो वर्जन यूज होता है वो होता है M3। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माना गया। अगला क्वेश्चन क्या है, Which one of the following Indian states have largest number of member in the state legislature? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो टोटल मेंबर है ना मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कितना हो सकता है 500, और मिनिमम कितना हो सकता है 60। लेकिन कुछ स्टेट है ना जिसमें जिनको ये भी दी गया है कि इवन 60 से भी कम कर सकते हैं, लाइक एक है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है। तो लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा किनके पास है, हिमाचल प्रदेश के पास ये है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। देखो जो टॉप 5 तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, टॉप 5 तो बता ही दिया था। इसमें से पूछा है इसमें जो सबसे पहला आता है वो कौन आता है। देखो ये सबके सब एक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और सीएजी और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सब के सेम होते हैं, तो मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है Which one of the following statement is correct regarding parliamentary form of government? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्स, नहीं, ये याद रखें। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लेजिस्लेशन, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोर देन अबव, नहीं, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि खुद देखो ना जो लेजिस्लेचर चुने गए हैं उसी में से तो चुने जाते हैं ना एग्जीक्यूटिव, तो जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के प्रति। Which one of the following is constituted under पंचायत राज सिस्टम, क्या खाप पंचायत, नहीं ये सब नहीं, ग्राम पंचायत, ग्राम। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में 64th बीपी, ठीक है, 64th, फिर 63rd, फिर 62, 67, अभी 4 पेपर। यहाँ तक आपने 50% डिस्कस कर लिया है, ठीक है, और बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। 2 मिनट देख लेने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए अगला करते हैं।